हाँ जी, तो हम मिसलेनियस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 की। उस दिन खड़े होने के बाद आज बहुत से बच्चे थक के चकनाचूर हो गए होंगे, शायद इस चक्कर में गायब हैं। ठीक है ना? तो जो बच्चे आए हैं उनको साथ लेके पढ़ाई आगे करते हैं शुरू। बताइए हमने कौन सा क्वेश्चन लास्ट किया था? 17 किया था। ठीक है जी, किया था ना? तो 18 पढ़ना है हमको। तो किसकी ड्यूटी लगाई जाए पढ़ने के लिए आज? अजय की। चलो ठीक है, अजय भाई साहब 18 पढ़ के बताइए क्वेश्चन। रुकियो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के जो रूट्स हैं वो a और b हैं। अब मुझे बताओ, रुक जा, धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, करते रहेंगे। अब आप खुद सोचो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती थी जब हमको, और उसके दो रूट दे रखे होते थे। सबसे पहली चीज क्या समझ में आती है देख के इस कंडीशन को? एक ही क्वेश्चन है और उसके दो रूट दे रखे हैं a और b। तो इस बात को सुन के सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक करती है? फॉर्मूला जो होता है ना, वो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, वो इक्वेशन बनाने वाला होता है। इक्वेशन दे रखी है पहले से, तो फिर हमें समझ में आता है कि जब a प्लस बी a और b दे रखा है, यानी रूट दे रखे हैं, तो सम भी निकाल लो एक बार। सम होएगा क्या? और एक बार प्रोडक्ट भी निकाल लो ऑफ रूट्स का। और सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इस इक्वेशन से? केवल 3 माइनस बी अपॉन ए होता है ना, वो ऑलरेडी माइनस में 3 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है, जो कि केवल क्या आएगा? पी। तो पहली इक्वेशन को देख के दोनों बातें समझ में आती हैं। नींद आएंगी तो खड़ी हो जाइए, ठीक है ना? हाँ, अगली क्वेश्चन। इसके रूट सी और डी हैं, तो यहां पे भी वही काम कर लें। अब देखते हैं सी प्लस डी यानी सम ऑफ रूट्स क्या आया? 12। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया? ठीक है भाई, तो एक इक्वेशन से दो इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन से दो इक्वेशन ये बन गई। कुल मिला के हमारे पास 4 इक्वेशन है। अब देखो, जो ये ए बी सी डी हैं, ये चारों शायद हमें जीपी में भी दे रखे हैं क्वेश्चन में। और चारों जीपी में होने का मतलब क्या हुआ? कॉमन रेशियो वाला लिखें, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जीपी में भी है। और जब ये जीपी में होता है तो आपको अब तक तो ध्यान आ गया होगा क्या लिखते हैं वो सारी चीजें हम? बी अपॉन ए। अब फिर से पूरी कहानी सुनाओगे मुझे? कंक्लूजन नहीं कर सकते थे? और चार चीजों वाला बताओ ना, जब चार चीजें थी। इतनी बार तो कर चुके चार चीज जीपी वाला। चार चीजों वाला एक ही बार तो, और यही काम क्या है? 2-3 बार कर चुके मतलब, फिर भी चार चीजें होती हैं। हाँ, तो 3 चीजें होती जीपी में, तो फिर तो बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसे ही करते थे। चार वाले में बार बार ये काम नहीं करा हमने। और ये तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें पता है, अभी तो डायरेक्ट लिख लेना कॉपी में, लेकिन एग्जाम में जब करने का नंबर आएगा तो फिर वही करना, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी इक्वल टू के। एक बार पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को, तीसरे वाले को इक्वल करे, उससे ही चीज आ जाती है हमारी। ए तो खुद ए रहेगा ही रहेगा, बी सी डी को ए और के में चेंज कर लेते थे। देख के तो याद आ गया होगा, वैसे भले ना आ रहा हो, ध्यान आ गया ना? चलो, अब देखो कुल मिला के अब हमें Q प्लस पी, हाँ बता क्या है वो? हाँ, ये क्वेश्चन ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। इसलिए हमने जितनी चीजें हमें निकाल सकते थे हम वो लिख ली। देखो, इसे पहली क्वेश्चन ले लें, इसे दूसरे ले लें, इसे थर्ड ले लें, इसे फोर्थ ले लें। अब आप ये देखो, जब तक हम Q और P नहीं ढूंढ लेंगे, जब तक हम Q और P नहीं ढूंढ लेंगे, जब तक हम Q प्लस पी अपॉन में Q माइनस पी नहीं ढूंढ सकते। और Q और P मिलेंगे देखो इस जगह से, और तो कहीं नहीं है, चेक करो। थर्ड और फोर्थ में ही तो है, सेकंड और फोर्थ में Q और P। अब वो सेकंड और फोर्थ के लिए ये भी तो बताने चाहिए, ए बी और सी डी, उसके लिए इसका इस्तेमाल करें। अब देखो, अगर मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन में ए तो ऐसी रहेगा, बी की वैल्यू डाल दूं ए के, ठीक है ना? यहां लिखा मैंने फ्रॉम फर्स्ट। देखो बहुत सारी इक्वेशन है हमारे पास, चार तो ये दिख ही रही हैं और एक ये है। इनको किस तरीके से अरेंज करना है वो सीख लो। मैं पहले डायरेक्टली पी और क्यू पे नहीं पहुंच सकता, मैं डायरेक्टली पी और क्यू पे नहीं पहुंच सकता, मुझे पहले इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में ए को ए ही रहने दूं और बी की जगह पे डाल दूं ए के इक्वल टू 3, ऐसे कैसा, ए कॉमन लिया तो 1 प्लस के इक्वल टू 3। ऐसे ही यहां भी करूं अगर सी प्लस डी वाले में, फ्रॉम 3, सी की वैल्यू क्या है देखो, ए के स्क्वायर, और डी की ए के क्यूब इज इक्वल टू 12। इधर ही प्लस वाली यूज करी, इधर ही प्लस वाली। अब यहां से कुछ कॉमन है,
तो बचा फिर से 1+k, देखो, हाँ है ना। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए आपस में, तो 1+k से 1+k कट जाएगा, a से a कट जाएगा, 3 से 4 बार कटेगा, केवल k स्क्वायर नहीं बचेगा, तो k की वैल्यू मिल जाएगी। चल गया ना पता। तो इनको नंबर डाल दूं क्या, 4 तक हुए थे वहां, ये 5 और ये 6। अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड कर दूं 6 से, तो 5 ऊपर लिखते हैं, लो, a 1+k इज इक्वल टू 3 एरा अपॉन में AK स्क्वायर 1+k अपॉन में 12। तो देखिए जरा, देखो 1+k से 1+k, a से a, 3 से 4, तो क्या k स्क्वायर बराबर 4, k की वैल्यू को 2 ले लें, -2 भी आ सकता है वैसे, तो k स्क्वायर है ना, तो +-2 कुछ भी आ सकता है, मतलब पॉजिटिव उठाएंगे, नेगेटिव से भी आंसर आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्या क्वेश्चन में कहीं दिया है हमको कि A B C D सब पॉजिटिव हैं? नहीं दिया ना कुछ, तो नेगेटिव से भी आ ही जाएगा, लेकिन मैं पॉजिटिव से कर रहा हूं भाई, ये कह रहा हूं मैं तुम्हें। अगर k की वैल्यू 2 मिल चुकी है, तो यानी B C D सब मिल चुके A की फॉर्म में। इस k की वैल्यू को मैं यहां डाल दूं, यहां डाल दूं और यहां डाल दूं, बस उससे B C D मिल जाएगा A की फॉर्म में। फिर हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ये और ये का, तब हमें Q और P मिलेंगे। समझ रहे हो, पहले हमने इनका इस्तेमाल करा और ये प्लस वालों को यूज किया, तो k निकाल लिया। अब k की वैल्यू वापस इसमें डाल दूं और फिर ये बची भी 2 इक्वेशन का यूज करूंगा, तो Q और P मिल जाएंगे। समझ में आ गया कैसे कैसे कर रहे हैं हम? ठीक है मैडम। तो चलिए, अगर अब k की वैल्यू को यहां डाला जाए, है ना, तो देयर फोर b इज इक्वल टू कितना आया, 2a, c इज इक्वल टू 4a एंड d इज इक्वल टू 8a। चेक कर लो, तीनों वैल्यूज आ चुकी है ना। अब ये तीनों वैल्यूज हम यहां यूज करेंगे, सेकंड और फोर्थ में, इस जगह पर P और Q के लिए। हमने सब कुछ जो था B C D सब कुछ A में आ गया ना, K तो हट गया, सब कुछ A में आ चुका है। अब कर दीजिए यहां पर पुट, यहां लिख दें क्या, फ्रॉम सेकंड। सेकंड में चलिए बताएं, A इंटू बी करूं अगर, तो B की वैल्यू क्या है, 2a, 2a की इंटू A में करूंगा तो 2a स्क्वायर इक्वल टू में क्या था, P। P की वैल्यू मिल गई। अब यही काम मैं इसमें करूं अगर, इसमें तो Q मिल जाना चाहिए ना, Q भी A में आना चाहिए, A में ही आएगा जब सब चीजें A में है, तो तभी तो जब यहां पर रेशियो लेंगे हम ऊपर नीचे से, ए स्क्वायर यहां से भी कॉमन आएगा, ए स्क्वायर यहां से कॉमन कट जाएगा फिर वो, ठीक है ना। इसे ऐसे रहने देते हैं, P की वैल्यू को फ्रॉम 4, बताओ फोर्थ में C और D, 32a स्क्वायर, यस। तो Q इज इक्वल टू क्या आया, 32a स्क्वायर। मिल गया ना फाइनली P और Q दोनों। अब हम उसको बड़ा आराम से एलएचएस में पुट कर सकते हैं, करिए पुट। Q प्लस P करेंगे अगर, यहां लिख देता हूं मैं, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P। अब Q प्लस P करेंगे यानी ये प्लस ये करेंगे, तो 32a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जोड़ूंगा तो 34 हो जाएगा, अपॉन, और Q माइनस P करेंगे देखो तो 32 माइनस 2 30, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 2 से गया 17 बार, 2 से गया 15 बार। तो क्या आपको दिख रहा है 17:15 आ चुका है। तो ये है इसलिए अच्छा क्वेश्चन। देख रहे हो किस तरह की आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी इसे करने के लिए। 4 इक्वेशन ये बनी पड़ी हैं और एक ही आई थी हमारी, इन सबको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आप किस तरीके से ए बी और सी डी की वैल्यू ढूंढ सको, तभी तो पी और क्यू मिलेंगे, और जब पी और क्यू मिलेंगे तभी वो रेशियो मिलेगा। ओके, तो मिसलेनियस के क्वेश्चन जैसे मैं पहले भी कहा था पिछली क्लास में भी, सारे बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था एक होल स्क्वायर नया वाला बनाने का, लेकिन उससे हाँ 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 हाँ, अगर इन इसकी मदद से एक ए माइनस बी वाली बना लेती, फिर यहाँ सी माइनस डी वाली, कुल मिला के ए और बी की वैल्यू ढूंढनी पड़ती। हाँ, लेकिन बस ये है कि फिर उसमें इसका यूज कैसे करती, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9 माइनस 4 पी स्क्वायर। फिर ए और बी की वैल्यू आएंगी एलिमिनेशन लगा के, ऐसे सी और डी जो आएंगे चारों, और फिर हमें यहाँ तो पुट करना ही पड़ेंगे, करने के बाद ही चलेगा पता वैसे तो, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9 माइनस 4 पी स्क्वायर। फिर ए और बी की वैल्यू आएंगी एलिमिनेशन लगा के, ऐसे सी और डी की आएंगी। हाँ, तो वो ए और बी और सी और डी जो आएंगे चारों, और फिर हमें यहाँ तो पुट करने ही पड़ेंगे, तभी हमारे पी और क्यू आएंगे, और फिर वहां पुट कर देंगे। लेकिन
लेंथी हो जाएगा, यस, क्योंकि रूट्स आएंगे उसमें फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आएगा ना इक्वल टू वाली वैल्यू वो रूट में, तो आसान यही है बिना रूट वाली। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा है इसमें, तो थोड़ी सी खिचड़ी मत पका देना अगर ध्यान नहीं रहा तो तुम्हें, इसीलिए कह रहा हूं मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना। ठीक है संजीत महाराज, हटाएं इसको, अगला पढ़े। अगला क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि क्या हमने आज से पहले, हमने नहीं तुमने आज से पहले इस क्वेश्चन के दर्शन कभी करें या इसके जैसे क्वेश्चन के दर्शन कभी करें। हाँ चलो आरोही पढ़ने वाली है भाई क्वेश्चन ये वाला, 19वां नंबर है ना, देखो बाकी लोग भी पढ़ो, बस आरोही थोड़ा तेज तेज पढ़ेगी और पढ़ के बताएंगे सब लोग कि क्या ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा है। पढ़ के बताइए मैडम, क्या कभी पहले पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चन के दर्शन पहले कभी हुए हैं? हाँ हुए है ना। 9.3 का क्या था, 28वां 29वां, और एक एग्जाम्पल जो सारांश पिछली बार छोड़ गया था, तुमने करे वो नहीं करे दोबारा। अब इसमें क्या अंतर है फिर, क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है? छुट्टी पे कौन कौन है आज? चिराग, रोहित और पार्थ हैं, एक लड़की हो गई, 4 बस, 4 4 8 3 11, हाँ 4 बच्चे छुट्टी पे हैं टेस्ट के चक्कर में। नहीं, रोहित टेस्ट वाला नहीं है और पार्थ टेस्ट वाला नहीं है, चिराग है बस एक। अरे यार छुट्टी थी 2 दिन के बीच में, 1 दिन की मतलब स्कूल की छुट्टी थी शायद। हाँ अरे नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई बाहर गया हो राखी बंधवाने और कम बैक ना करा हो अब तक। चलिए 19वां नंबर, चलो करवा ही देते हैं वरना रोगे तुम यार। चलिए, हाँ तो भाई अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दिया इस बार, तो ये हुआ अर्थमेटिक मीन और ये हुआ ज्योमेट्रिक मीन। क्या है रेशियो? m/n, ठीक है ना। अब जो रेशियो है तो क्या इसको इक्वल टू k लेट कर लें, तो अर्थमेटिक मीन आया mk। हमको मालूम भी तो है अर्थमेटिक मीन क्या होता है ना। हमें कुल मिला के, ये बात तो ध्यान होगी तुम्हें, कुल मिला के अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वालों में a प्लस बी की वैल्यू ढूंढनी होती है और a इंटू बी की ढूंढनी होती है। फिर a प्लस बी की मदद से हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं और a माइनस बी ढूंढ लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करते हैं। याद आ रहा कुछ? जब रेशियो होता है तो एक बार ये इंटू ये, एक बार ये इंटू नहीं होता, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 2m के। अब ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या आएगी? n के। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है हमारा? रूट ए बी। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या आई? कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्या आई वैल्यू? ए प्लस बी भी मिल चुका, ए इंटू बी मिल चुका। सारा बताइए क्या इक्वेशन थी वो, तो करके आया ना क्वेश्चन ये वाले। एक इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करते जिसमें दोनों होल स्क्वायर होते हैं, ए प्लस बी का भी, ए माइनस बी का भी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, -4ab। जो इसको ध्यान रख लेगा उसका भला हो जाएगा, जो इनको ध्यान नहीं रखेगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता फिर। और विश्वास मान लो, जब एक क्वेश्चन 9.3 में 2 बार था लगातार, एग्जाम्पल भी था 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस में फिर आ गया वही क्वेश्चन, आपको नहीं लगता एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है? फिर ये एग्जाम में आ जाएगा, फिर सिर पकड़ोगे अपना कि सर चिल्ला रहे थे, सर चिल्ला रहे थे, बार बार बोला था कर लो कर लो कर लो, और हम इतने बड़े होशियार कि हमसे ये एक पिद्दी सी आइडेंटिटी याद नहीं हो रही। 10th क्लास में जब साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी होती थी, तो हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से इक्वल टू के लेट करते थे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू को क्या लेते थे हम? बस 4। डीएवी में नहीं है ना, इसलिए तूने 4 लेके काम चला लिया। डीएवी में होता ना तो 4 से काम नहीं चलता, केवल 4K बोलना पड़ता तुझे, हैं? डीएवी वाले कायदे कानून से चलते हैं, वो फर्जी वालों पे नंबर नहीं देते हैं। 10th क्लास का है भाई, तूने पढ़ाई नहीं होगा। फिर कायदा ये कहता है कि जब भी आप किसी रेशियो को कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कभी 4 के इक्वल नहीं होता, हाइपोटेन्यूज कभी 5 के इक्वल नहीं होती। मैं 10th क्लास के बच्चों को बोल बोल के थक गया हूं ये बात, रेशियो कभी इस वाली वैल्यू के इक्वल नहीं होता। रेशियो को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहा जाता है,
तो जो आप इक्वल टू के लेते हो, उम्मीद करते हैं वो के इन दोनों के अंदर होता है, क्योंकि अगर ये 8/10 होता ना तो अभी कट के 4/5 लिखा होता आपने। 12/2 से ना 10 नहीं, 3 से करें तो 12/15। अगर 12/15 होता तब भी तो काट के उसे 4/5 ही लिखते। तो क्या हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर 4 होता फिर? नहीं, 12 होता है एक्चुअल में। तो रेशियो में कभी भी वो वाली वैल्यू असाइन नहीं करी जाती। के दोनों में, के वो फैक्टर है जो दोनों में कॉमन रहा होगा और कट गया होगा, इसलिए दोनों में इंटू करी जाती है के की, फिर इसमें भी ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। ठीक है जी, तो आप बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? और 4ab। ठीक है जी, अब यहां से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 4k²। अब चेक करो आंसर में m स्क्वायर n स्क्वायर जैसी चीजें हैं कि नहीं है ना? ठीक है जी, तो अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर आया अभी। तो अगर a माइनस बी तक हमारा भी आ गया अंडर रूट, क्यों घबरा रहा? अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा? ये पहले 2k और रूट में ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है हम कोई नया काम नहीं कर रहे इस क्वेश्चन के अंदर। वो जो 2829 में कर रहे थे, सारांश खोल रखे थे ना क्वेश्चन, वो देखिए जरा कुछ अलग काम चल रहा है क्या उससे? ए प्लस बी ढूंढा था, ए इंटू बी ढूंढा था, इक्वेशन आइडेंटिटी लगाई थी, फिर ए माइनस बी की वैल्यू निकाली थी। बताइए अगला काम क्या करा था? ए माइनस बी मिलने के बाद डिवाइड, डिवाइड नहीं एलिमिनेशन किया होगा। देख एलिमिनेशन, क्योंकि ए प्लस बी वाली ये रही, ए माइनस बी वाली ये रही। अब इन दोनों में काट पीट करेंगे एक के नीचे एक रख के, और फिर ए और बी ढूंढ लेंगे। वही काम पहले भी करे थे उन क्वेश्चन में, वही काम आज भी करेंगे। हाँ ये हो सकता है तुम कहते हो सर वहां तो वैल्यू अलग है। अबे वैल्यू भी सेम हो गई तो फिर क्वेश्चन मिसलेनियस में कैसे हो सकता है? क्वेश्चन दोबारा दिया गया है तो वैल्यू तो अलग मिलेगी। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन लगाएं। ए प्लस बी लिखें पहले। ए प्लस बी की वैल्यू है हमारी 2mk और ए माइनस बी की वैल्यू है 2k, रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। दो इक्वेशन है हमारे पास। अब अगर हम एलिमिनेशन लगाते हैं तो b से b कट गया, 2a। देखो प्लस किया ना हमने, तो ये पूरा प्लस ये पूरा जब आएगा तो 2k यहां भी है, 2k यहां भी है, कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? m प्लस रूट में 2 और 2 कैंसिल। अरे आप देखिए, अब तो देखा देखा लग रहा होगा ये वाली वैल्यू है कि नहीं आंसर में? के भले ही है साथ में आ रहा अभी, लेकिन वहां क्वेश्चन में शायद रेशियो बोला लाने के लिए। तो जब ए की वैल्यू में के आ रहा है तो बी की वैल्यू जब ढूंढेंगे उसमें भी एक के आएगा बाहर, और जब रेशियो ले लेंगे तो वो के कट जाएंगे। अब ये ए की वैल्यू को, अब बताओ इन दोनों में से कौन सी आसान लग रही है? ऊपर वाली ना। तो इसका नंबर डाला हुआ हमने फर्स्ट 14 1। तो a प्लस बी यानी ए ले, तो b की वैल्यू क्या आएगी? देखो चलो इसे ब्रैकेट रहने दो, m प्लस रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और हमने a की वैल्यू यहाँ की होगी ना, ये माइनस में चला गया। अरे 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 a प्लस बी था ना, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करी तो b इज इक्वल टू माइनस का ये क्या हो रहा है, ज्यादा ही पास से देख रहा हूँ कुछ, 2m के प्लस का आएगा बस यहाँ। अब क्या करा जाए? के कॉमन लें, ये वाला के, और जब ये वाला के कॉमन लिया तो पहले प्लस की वैल्यू लिख लूं 2m। अब ये माइनस इन दोनों के पास जाएगा तो माइनस का ही m बनेगा, और माइनस का ही रूट में ये बनेगा। तो ये के ऐसे कैसा 2m माइनस m बन गया, m माइनस रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये आ गई b की वैल्यू, और a तो हमारा यहां पर आ ही गया था। अब इन दोनों को डिवाइड करें, रेशियो पूछा है ना वहां पर, तो a रेशियो b निकालें अगर, तो ये पूरी वैल्यू अपॉन में ये पूरी वैल्यू करेंगे तो k से के कट जाएगा, और वही आंसर आएगा जो लाना था। तो इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है सिवाय इस पहले स्टेप की कि वहां पर रेशियो दे रखा है बस। तो के लेके दोनों को अलग अलग ले लिया हमने के साथ, फिर सारा काम सेम चल रहा है पहले की तरह। ये वाली ये ए की वैल्यू यहां पुट करेगा जब तू, इसके बाद ये पहले वाला प्लस वाला पहले लिख लिया ना, ये तो माइनस के थे दोनों,
के बाहर ले लिया तो ये 2m बचा बस प्लस का, अब फिर माइनस का ये दोनों। अब बस तुम्हें a अपॉन बी ढूंढना है और आंसर आ गया। ठीक है, अभिषेक तूने कर लिया क्या? अभिषेक से पूछ रहा था मैं, अभी करा कि पहले कर लिया था? तुम्हें भी करना चाहिए था, लेकिन तुम शायद केमिस्ट्री की टेंशन में ज्यादा व्यस्त हो हैं। जिनका ये हो गया 19 वो जल्दी से 20 का पढ़ेंगे। फिर अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमने पहले दे रखे थे करने के लिए, बीच में क्वेश्चन आएंगे ऐसे। डिवाइन लेटल का एग्जाम कब से है? अक्टूबर में ना। और इनके लिए स्ट्रेट लाइन करानी है ना अभी। किसकी स्ट्रेट लाइन किसकी हो रखी है फिर? कोनिक, सॉरी कोनिक, हाँ तुम्हारा कोनिक है ना। एनसीईआरटी से कराया तुम्हें या कुछ और भी कराया? हर साल, हाँ मैं तो पहले ही कह रहे थे, सबसे पहले एग्जाम कराते थे ये लोग और स्ट्रेट लाइन तक दिया करते थे पहले। अच्छा रुकिए एक मिनट, ये क्वेश्चन नई वाली किताबों में है क्या? देखना जरा, एपी के चक्कर में नहीं है ना? जीपी तो है लेकिन एपी भी तो है। वैसे हो सकता है हो भी, क्योंकि एपी को समझ लिया होगा पुराना है कि नहीं है ये? नहीं है। अगला कौन सा है इसके बाद? ये वाला है इसमें। हाँ तो इन्होंने नई वाली में वो एपी के क्वेश्चन जिसमें है वो छोड़ दिए मतलब। चलो पढ़ो, हम तो करेंगे ही। रुक जा रुक जा रुक जा, ए बी सी एपी में है ना, पहले इसे लिख लेते हैं। हाँ जी, नंबर है 20, ए बी सी एपी में क्या लिखते हैं इसके लिए? स्क्वायर। टू ए बी, टू बी, फिर क्या दिया? बी सी डी, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। तो अपॉन वाले को छोड़ दो, अब यूज करना है भाई। बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू इंटू ये बोल दिया करो। और एक चीज और है, ये भी फिर एपी में। क्या हुआ एपी का मतलब? ए सी ई, लो लिख तो यहां लिख देता हूं मैं यहां पर, ए सी ई जीपी में लाने हैं। तो ए सी ई का मतलब हमें क्या लाना होगा? ऐसा कुछ लाना होगा हमको। हाँ जी, तो ये देखो आंसर में हमें केवल ए सी ई चाहिए, तो बी से बचना है और डी से बचना है बस, वो दोनों आंसर में नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो अब देखो कैसे यूज करें। एक दो तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करा जाए कि हम अल्टीमेटली ए सी ई तक ही रहें बस। ए सी ई में बड़ी सी इक्वेशन आ भी गई, ए सी ई में अगर बड़ी सी इक्वेशन आ भी गई, उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहां तक पहुंचेंगे हम, क्योंकि वो ए सी ई में ही होगी अगर तो सोचिए किसको शुरुआत करें और कहां तक चलें, किससे चलें आगे। तीसरी क्वेश्चन को यूज करें, शुरू करें सबसे पहले। इसमें डी है तो डी कहां से हटेगा? इसमें तो है नहीं डी, यहीं से निकालना पड़ेगा डी की। डी की वैल्यू यहां से निकाल लें, यहां डाल दें, फिर टू भी आएगा और टू बी की वैल्यू यहां उठा के इसमें डाल देंगे वापस। आ रहा समझ में? संजीत ने कहा सर इससे शुरू करो, इससे शुरू करने का मतलब सी और ई को मत छेड़ो, इसको हटाओ डी को बस, और डी इन दोनों में से केवल इस वाले में है, तो यहां से डी की वैल्यू निकाल के पहले यहां पुट करते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम टू डी की वैल्यू क्या आएगी? सी स्क्वायर अपॉन बी, पुट इन थ्री, थ्री में पुट करें अगर तो टू अपॉन डी, डी यानी सी स्क्वायर में, अपॉन में बी घूम के ऊपर चला जाएगा, और वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ई, ऐसे कैसा? अब बताइए, अब ये पूरी इक्वेशन सी सी ई में तो है लेकिन बी फालतू है, इस टू बी को निकालने के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार है, फ्रॉम वन। तो टू बी की वैल्यू क्या डाल दें यहां पर? ए प्लस सी अपॉन में सी स्क्वायर, वन अपॉन सी वन अपॉन ई। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं जो वहां पर नहीं है? सब हैं, एक भी वेरिएबल फालतू नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसको सिंप्लीफाई करो बस और वही आएगा फिर आंसर। और कैसे करोगे? इधर कैल्शियम लेके करो, दो लाइन का सवाल सारा है, बस आगे लिख दो डायरेक्ट। लिखू क्या इसके बाद? सीधे यही आएगा अगले स्टेप में। अरे जी तुमने ऐसा लग रहा फैला दिया क्वेश्चन, अगर तुम इसे मत छेड़ो, तुमने सेपरेट कर दिया होगा ना, उससे भी हो जाएगा। सी ई करा तो यहाँ पर सी प्लस ई आएगा, एक सी से एक सी हटा दो तो सी गया इसके पास सी स्क्वायर प्लस सी ई, ये गया इसके पास ए ई प्लस सी ई, देखो सी से सी कट गया,
सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तब भी तो आ गया। अच्छा हो तो एक बार ए के नीचे सी स्क्वायर, एक बार सी के नीचे सी स्क्वायर, तब भी आ जाएगा आंसर। तो इसके बाद भी एक लाइन लिखनी होती है। यहाँ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई आंसर हो गया, लिखना पड़ेगा देयरफॉर ए कॉमा सी कॉमा ई आर इन जीपी, क्योंकि हमसे ये नहीं कहा था प्रूव करने के लिए, जिसको गोले में डाल के आप लोग छोड़ जाओगे यहाँ पर। हमें ये नहीं कहा था प्रूव करने के लिए, हमें इसके भी एक लाइन बाद में आती है, वो कहिए प्रूव करने के लिए। ओके दिव्यांशु, ठीक है, हटाया जाए। तो ये तो पहले ही कर रखा है 21वां, तो हमने 21वां क्वेश्चन देखना है जिसको, तो वो पिछली वीडियो, पिछली भी नहीं मेरे ख्याल से पिछली जीपी वाली जो वीडियो चल रही होगी उसे देखना पड़ेगा। हाँ 22वां पढ़ो, वो सम वो वाला तो नहीं है, वो सम जिसका डिफरेंस एपी में होता है, तो वो भी हमने स्पेशल सीक्वेंस में कर रखे हैं क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा 22वां। नहीं, हाँ अब 23 है। अच्छा ये 23 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये वो है जिसका डिफरेंस जब निकालते हैं, तो चेक करो एपी में आ रहा होगा डिफरेंस, देख लो। ये क्वेश्चन भी स्पेशल सीक्वेंस वाला है, यानी कुल मिला के 21, 22 और 23, ये तीनों क्वेश्चन हमारे स्पेशल सीक्वेंस वाले एक्सरसाइज जब हमने की थी तभी हमने होमवर्क दे दिए थे वो क्वेश्चन, 21, 22, 23। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पढ़ो दिव्यांशी 24वां। S1 क्या बोला उसने, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी 1 + 2 + 3 + 4 क्या होती है उसकी वैल्यू, ध्यान है। S2 बोला उसने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, n + 1 2n + 1/6, यही पता है हमें। ऐसे S3 बोला सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, वही पता है हमें। तो S1 S2 S3 हमें तीनों वैल्यूज पता है। अब जो प्रूफ दैट वाली लाइन है वो देखिए क्या थी, बोलो। S2 का स्क्वायर, क्या S3, S3 इसमें हंसने वाली बात क्या थी, हद हो गई भाई। अब ये क्वेश्चन प्रूव करना है हमको, तो कहां से शुरुआत की जाए, एलएचएस से कि आरएचएस से, आरएचएस से। देखो 9s2 के स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, n का स्क्वायर, n + 1 का स्क्वायर, 2n + 1 का स्क्वायर अपॉन 36 इंटू में 9, ये लाना होगा। तो बेहतर है हम आरएचएस सॉल्व करते हैं, चलो आरएचएस में फिर भी कुछ तो है शुरू करने का क्वेश्चन। S3 यानी ये कहने वैल्यू पुट n इंटू n + 1/2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 + 8 इंटू S1 n इंटू n + 1/2। अब क्या लगता है तुम्हें कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कितने लोग कहते हैं एलसीएम है अगला स्टेप, बस एक, बस एक, दो, तीन, चार, बस 4 लोग कहते हैं एलसीएम, तो बाकी लोग कुछ और कहना चाहते हैं क्या, 5 एलसीएम, 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 सब एलसीएम कहते हैं। चलो ले लो एलसीएम, फिर ले लो एलसीएम भी जल्दी से। अगर सब लोग कहते हैं एलसीएम, रिया नहीं कह रही एलसीएम, तो कुछ और ही करेगी ये तो है। सब लोग एलसीएम कह रहे हैं तो लो एलसीएम जल्दी से, इसके बाद एलसीएम लो। कटेगा भाई, क्यों नहीं कटेगा, इन्हें दिख नहीं रहा किसी को, ये सारे एलसीएम लेके मानेंगे। ले लो एलसीएम, ले लो एलसीएम, फिर टू कॉमन लेना ऊपर से, सब एलसीएम, सब एलसीएम, हद हो गई भाई, होगा तो है ही भाई। अब यहां से तुझे अपने घर जाना है तो तू हाईवे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो शिवालिक नगर घूम के, शिवालिक नगर छोड़, जौलापुर घूम के, ठीक है ना, उधर से सराय होता हुआ, पीछे से फेरोपुर, भोगपुर से होता हुआ आए वापस लक्ष्य रास्ते पे, घर तब भी आएगा तू, आएगा तो है। वो बात अलग है, चप्पल टूट गई होंगी, पैसे खत्म हो गए होंगे, पहुंच तो जाएगा ही, एक रास्ता सीध जाता है। तब तू बता दे यहाँ पर सीधे साधे कपड़ों में, अच्छी चप्पलों में घर जाएगा वापस, या लुटने के बाद, चप्पल टूटने के बाद घर पहुंचना चाहेगा, अच्छे खासे ना। तो 2 से इसे काटना अकलमंदी है। देखिए भाई क्या बनाइए, यहाँ पर n का स्क्वायर, यहाँ पर n + 1 का स्क्वायर, और यहाँ 4 हो गया, और यहाँ क्या बचा 1 + 4n और n + 1। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखो ना, यहाँ पर जो लाना था S2 का स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर आ चुका है, इसका स्क्वायर आ चुका है,
ये 2n+1 का होल स्क्वायर आना चाहिए ना, हो सकता है इससे वही बन रहा हो। तो बताओगे क्वेश्चन क्या बन रही है, जो कि 2n+1 का होल स्क्वायर ही होता है। n+1 2n+1 पूरे का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी है। अपॉन में 4 है ना, जबकि हमें लाना क्या था, देखो हमें 2 लाना था। हमें एक तो 9 चाहिए यहां पे बाहर, और अपॉन में 6 का भी तो स्क्वायर चाहिए, और आ रहा है केवल अभी क्या 4। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि हमें 9 चाहिए ना। तो एक बार आप 9 से मल्टीप्लाई या 9 से डिवाइड करके देखो, तो ये 9 जो ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये तो ये वाला काम कर देगा। और ये देखो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, जो कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पूरे को आप h2 का स्क्वायर लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? केवल 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, और 9 से क्यों करा, क्योंकि जो LHS था उसमें 9 दिख रहा था हमको। ओके, तो यहां पर हम लोग 9h2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो गया LHS के। क्वेश्चन छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। बेकार तो है ही, बेकार तो पढ़ाई है। अगर ये सोच संचित, अगर ये क्वेश्चन बेकार, अगर ये मैथ बेकार, तो फिजिक्स को कैसे डिफाइन करेगा? महाबेकार, या अत्यंत बेकार, या सर्वनाश? अपने आप देखो कौन सा क्वेश्चन हुआ चैप्टर ये। और तुम ये देख लो, अभी तो एडिशनल क्वेश्चन ही नहीं करे हमने, इसीलिए इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन जल्दी से करते नहीं हम लोग, क्योंकि इसमें अपने आप में इतने क्वेश्चन है चैप्टर में। डेट दिख रही है किसको? डेट 16 तारीख से चालू हुआ था, और आज 1 तारीख हो गई, यानी कि आधा महीना हो गया। ठीक है जी, तो खत्म करें। अभी खत्म कहाँ हुआ, लेकिन ये 24 हो गया मेरे ख्याल से। 25-26 दो क्वेश्चन जो हैं, हाँ जो 25-26 हैं, हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ। 25-26 सुनो, 25-26 दोनों स्पेशल सीक्वेंस के क्वेश्चन है। स्पेशल सीक्वेंस हटा हुआ है, इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे सारे क्वेश्चन कर लिए हमने स्पेशल सीक्वेंस के। मैडम अगर आपकी किताब में दोनों क्वेश्चन दिखें, आज ढूंढना जाके, अगर दिखे तो मुझे बोलना, मैं अगली क्लास में करा दूंगा फिर इन्हें। अच्छा रुको, 1 मिनट और रुको। 27वें क्वेश्चन से भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जरा नई वाली किताब में बताओ कितने क्वेश्चन हैं? कितने हैं लैंग्वेज वाले? 6। तुम गिनो भाई, 6 यानी सारे हैं। ठीक है जी, तो ठीक है, लैंग्वेज वाले करते हैं हम सारे। सबसे पहला वाला जो है 27 है, 27 है ना, तो 27 क्वेश्चन देते हैं हम मधुर को। मधुर जी आप पढ़ेंगे। अजीब ही नौटंकी है, फिर पता क्या बोलेगा? भविष्य, सब मैंने किया है, सब मैंने किया है, सब इल्जाम मेरे ऊपर, बोलेगा ना ऐसे ही, जैसे कल बोल रहा था ये। हाँ तो अब किसकी है? हाँ हाँ मधुर जी पढ़ो, बाकी लोग चुप रहो जरा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ध्यान सुन लो। 12,000 रुपए का एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर लिया उसने, 12,000 का, बहुत पहले की बात रही होगी ये, ठीक है ना। उनमें भी उसने 6,000 रुपए कैश दे दिए। अरे मौका चाहिए भाई, ठीक है ना। अभी मैं इसे बोल दूं ना, कह दे क्वेश्चन समझा दे, फिर ये टी शर्ट के अंदर घुस जाएगा अपनी, फिर दिखेगा नहीं ये, ठीक है ना। तो 12,000 रुपए का सेकेंड हैंड ट्रैक्टर, उसमें से भी उसने 6,000 रुपए कैश दे दिए, और 6,000 रुपए के लिए बोला मैं एनुअल इंस्टॉलमेंट दूंगा 500 रुपए प्लस 12% ऑन अनपेड अमाउंट। इस तरीके से, यानी हर साल एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब हर साल वो 500 रुपए देगा प्लस 12% देगा अनपेड अमाउंट का। बात समझ में आई? केवल 500 रुपए से काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं, यहां लिख दिया मैंने कैश पेड 600, और यहीं पे लिख दूं मैं अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट का भी तो जिक्र है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो गया अनपेड अमाउंट। ठीक है, तो अब ये सोचने वाली बात है कि पहले 1 साल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट क्या देगा वो? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 रुपए देगा वो, प्लस देगा 12% किसका? अनपेड अमाउंट का। 5 क्यों? अब तू ये सोच, मान ले तूने लिया ट्रैक्टर, ये तूने ट्रैक्टर लिया, 6,000 रुपए तूने कैश दे दिए, अब 6,000 अनपेड बचे, अब दे दिए ना।
अब उसके बाद तो दोबारा पैसे कब देगी बता? एक बार दे दिया ना शुरुआत में, एक 6,000 रुपए दे दिए, अब अगली बार पैसे कब देगी बता? 1 साल बाद। 1 साल बाद देंगे ना, तो अब 1 साल बाद की बात चल रही है, वो पहली इंस्टॉलमेंट है जो 1 साल बाद नंबर आया जिसका। तो 500 रुपए दिए होंगे आपने उसे, प्लस 12% दोगे किस चीज के? जो अनपेड अमाउंट है, ठीक है ना? तो 6,000 रुपए ही तो अनपेड था, सही बात है। तो इससे ये कट गया, यानी कि ये हो गया 12 या 72, यानी 120 ये और 600, 12 से 72, 720 ये और 500 ये, यानी 1 साल के बाद हमने उसे ये पैसे दिए होंगे। इसी तरीके से अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करें, फिर 500 रुपए दिए होंगे। अब 12% अनपेड अमाउंट कितना बचा होगा? 500 यहां पे दे देते थे ना, 6,000 पहले थे, 500 यहां दे देते, अनपेड अमाउंट अब 5500 नहीं बचा होगा फिर, ठीक है मैडम? ये दोनों फिर कट गए होंगे 2 0। अब देखो ये कितना आएगा, 12 की 55 से 660 और 500 ये, यानी 1160, सही है। 1 साल के बाद उसने ये रुपए दिए होंगे, फिर 1 साल बाद ये रुपए दिए होंगे। अब क्या हम ऐसे ही करके ढूंढते रहें? चलो एक और ढूंढ लेते हैं ताकि चल जाए पता, एपी बन रही है, जीपी बन रही है ना? 3 टर्म तो चाहिए ही। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या भाई साहब? जीपी। भविष्य ने बोला भविष्य को देख के कि जीपी बन रही है। अब चेक करते हैं कि ये सही वाला है या फर्जी वाला है, देखते हैं। 1200 प्लस 12% ऑफ इस बार क्या होगा? 5,000, क्योंकि 6,000 ये थे और 500 500 यहां दे चुके हैं 2 बार। तो अब इससे ये कटा, 12 पंजे 60 और ये 1260, 1220, 1160, 1100, एपी है तो फर्जी हुआ। चल गया पता कि ये एक एपी बन रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये इंस्टॉलमेंट कितनी बनेंगी? 12। 500 500 रुपए को 6,000 रुपए में अगर करें खत्म तो 12 बार देने पड़ेंगे, 12 पंजे 60। बात समझ में आई? तो 12 इंस्टॉलमेंट बनेंगी, तो देयरफॉर यहां लिख दूं एपी इज, पहली आई 1220, अगली आई 1160, फिर आई 1100, ऐसे करते करते एन इज इक्वल टू 12 लिख दूं। नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगी एपी में, हाँ है ना? फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई, सम ढूंढो इसका जल्दी से। उसने ये तो पूछा है कि ट्रैक्टर कितने का पड़ा होगा, तो यानी ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला प्लस ये वाला, सारी इंस्टॉलमेंट जोड़नी पड़ेंगी। बताओ सम कितना आ रहा है? 1780, 17 का 1700, 3,000 तो ये दिख रहे, सम आ रहा है 10,680। ये है 12 इंस्टॉलमेंट के दिए हुए पैसे। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूछा है बताओ ट्रैक्टर उसे कितने रुपए का पड़ा होगा, तो उसने ये दिए और 6,000 पहले भी दिए थे ना, एक टोटल अमाउंट पेएबल या फिर टोटल कॉस्ट कितनी हुई ट्रैक्टर की? फिर 6,000 तो ये और 10,680 ये, यानी 16,000। क्या मतलब हुआ इसका? अगर वो सारे पैसे एक ही बारी में दे देता तो ट्रैक्टर उसे केवल 12,000 का मिल जाता, लेकिन उसने इंस्टॉलमेंट में दिया और उसे कुल मिला के ट्रैक्टर 16,680 का पड़ा। तो कितना नुकसान हुआ उसे? यहां तो देखो 4,680 फालतू देने पड़े ना, यानी 5,000 मान लेते हैं, उसे 5,000 रुपए फालतू देने पड़े। लेकिन कितने लोग कहते हैं नुकसान में रहा वो? कितने लोग कहते हैं वो नुकसान में रहा? 12 साल में तो पता नहीं कितने वसूल कर चुका होगा ट्रैक्टर से। इसीलिए अंधा पैसा, ट्रैक्टर है ये, पैसे छापने की मशीन नहीं है, अंधा पैसा छाप लिया होगा। मैं कहता हूं कि उसे एक्स्ट्रा 12 साल में 5,000 रुपए देने पड़े भले ही, लेकिन वो इन 12 सालों में लाखों रुपए कमा चुका होगा, तो 5,000 रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। इसीलिए इंस्टॉलमेंट का फायदा लिया जाता है लोग। ये पॉसिबिलिटी भी है कि सेकंड हैंड है तो कभी कभी खराब भी हुआ होगा, मेंटेनेंस के पैसे भी लगे होंगे, लेकिन फिर भी वो फायदे में रहा होगा। अगर इंस्टॉलमेंट वाला काम सही मायने में नुकसान का होता
तो लोग लोन और इंस्टॉलमेंट का चक्कर क्यों करते हैं? इंस्टॉलमेंट अक्सर फायदे में रहती है, अक्सर। ठीक है ना? हटाया जाए इसे। समझ में आ गया? यहां तक क्वेश्चन को देख के पता नहीं चल रहा था ये क्वेश्चन एपी का है या जीपी का है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब नई वाली किताबों में एपी की सारी चीजें हटी हुई हैं, ये क्वेश्चन कैसे नहीं हटाया फिर? तो जीपी होगा मतलब। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था जिसमें एपी जीपी दोनों थे, वो तो था नहीं इसमें किताब में, और ये केवल एपी का क्वेश्चन है, तो इसे हटाया नहीं। ये एनसीईआरटी वाले भी पी पा के बैठ। चलिए, 27वां क्वेश्चन था ये। 28वां क्वेश्चन पड़ेगा सारांश। हाँ, तो उसमें स्कूटर खरीदा गया है शायद, और वो स्कूटर महंगा है, देख लो। ये नया होगा ना, ये नया होगा यार। आज भी बताया तुम्हें, आज भी गाँव में ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास अपना ट्रैक्टर है, जिसके पास अपना ट्रैक्टर है वो बहुत अमीर है। अभी भी गांव में ये हालत है, जबकि एक ट्रैक्टर 10-15-20 लाख से ज्यादा महंगा आता नहीं होगा। तभी तो कह रहा हूं, अभी भी ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास अपना ट्रैक्टर है, आज की डेट में 10 लाख 15 लाख रुपए होना कोई बड़ा काम नहीं है। आज की डेट में 50 लाख और 1 करोड़ होना बड़ी बात है। कुछ साल पहले 10 लाख होना बड़ी बात थी, है ना? तो अभी भी ट्रैक्टर को हल्के में लेना चाहिए। ट्रैक्टर और ट्रक, ये दो चीजें अभी भी बहुत महंगी है भाई। और पता नहीं छोटा वाला है कौन सा वाला है ये, तो गाड़ी चलाने में तो बड़ा मजा आता होगा ना ट्रक के सामने। बस ट्रक में यह है कि सारा ऊपर से बड़ा दिखता है दूर दूर तक का, लेकिन ट्रक में रिस्क बहुत है। क्वेश्चन नंबर 27 किया था हमने, 28वां सेम है, तो वो अपने आप कर सकते हैं हम। 29वां पड़ेगा सारांश, फिर नहीं, आयरन का नंबर बाद में आएगा, अब तो पहले सारांश पड़ेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ ये कौन सी पिक्चर की कहानी लग रही तुम्हें? रेडी नहीं यार, जय हो। पढ़ो। एक व्यक्ति ने एक चिट्ठी लिखी और अपने 4 दोस्तों को भेजी, और उस चिट्ठी में यह लिखा था कि इनको फिर 4 दोस्तों को भेजो। ऐसे करते करते 4-4-4 की कहानी आगे बढ़ाते रहो, सही है? वरना तुम्हारे साथ कुछ अपशकुन होगा और ये होगा वो, ऐसा चलता है ना व्हाट्सएप पे। इस चिट्ठी में ऐसा नहीं था, लेकिन देखो, एक व्यक्ति ने, यहां देखो, एक व्यक्ति ने 1-2-3-4 चिट्ठियां लिखी, अब फिर इन चारों को बोला 1-2-3-4 को भेजो, 1-2-3-4 को, 1-2-3-4, 1-2-3-4। अब फिर इन चारों ने भी, मतलब ये 4-4-8-4-12-4-16 ने भी 4-4 को भेजी होंगे, ऐसे ये कहानी चलती रहेगी ऐसे आगे, सही है? तो हमने कहा उसमें हर चिट्ठी को भेजने में 50 पैसे का खर्चा आता है ना? हर चिट्ठी को भेजने में 50 पैसे का खर्चा आता है। तो कह रहा है बताओ, अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, तुम लोग सब सोचोगे तब बताओगे। 8वां सेट भेजा गया है, 8वां, तो हमसे पूछ रहा है बताओ कितना खर्चा आया जब 8वां सेट भेजा गया। 8वें में पूछा है या पूछा गया है 8वें सेट तक कितना खर्चा आ गया होगा? केवल 8वें में। कितने बच्चे कहते हैं, कितने बच्चे कहते हैं ये वाला 4 प्लस ये वाले प्लस ये वाले प्लस 8 तक सारे प्लस करने हैं? नहीं कहता। सब कहते हैं कि जो 8वां टर्न आएगा, जैसे ये पहला था, ये दूसरा है, ऐसा करके 8वां भी आएगा ना। सब कहते हैं 8वें में पूछा है, ठीक है? ये कहते हो? चलो, तो पहले चेक करें एपीजीपी क्या बन रही है। सबसे पहली टर्म क्या है? 1 से करो शुरुआत। 4 लोगों को भेजा, फिर अगले 4 ने और 4 को भेजा, फिर 4 ने और 4 को भेजा, तो ऐसे करके चल रहा है। बता जीपीए। अब सोच लो मैं फर्स्ट टर्म को 1 से लिखूं या 4 से शुरू करूं? क्वेश्चन को पढ़ो, डिसाइड करो, 1 से शुरू करूं कि 4 से करूं, क्योंकि अकॉर्डिंगली अलग हो जाएगा। 8वीं टर्म वैसे और आगे पीछे जाएगी। फिर अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, यहां से शुरू हुआ है क्वेश्चन, तो पहली टर्म 4 नहीं होनी चाहिए। अब है नहीं हो जाएगी, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ो ना। क्वेश्चन ने बोला अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, शुरुआत यहीं से तो करिए 4 से। एक मैं भेजना शुरू करूंगा तो मैंने 4 को भेजा, तो यहां से करूं 4, पहले टर्म 4-16 करके अगर हम, तुम अब ये बताओ, अगर हम ये निकाल लें कि 8वीं टर्म में कितनी चिट्ठी भेजी गई, तो हम उनका पैसे भी निकाल लेंगे, 1/2 से इंटू कर देंगे, पैसे निकल के आ जाएंगे, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से 8वीं टर्म ना, तो 8वीं टर्म क्या होती है? ए आर की पावर 7 जीपी में, ए कितना है? 4, आर भी कितना है? यानी 4 की पावर 8।
कुछ हो तो इंटू में पहले, अकेली तो वैल्यू है। 4 की पावर 8 ही है ये, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 8 बार। 2 की पावर 16 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 50 पैसे का मतलब 1/2 हो गया ना। 1/2 से इंटू करें तो अभी 2 की पावर 16 है। 1/2 से इंटू करेंगे अमाउंट अमाउंट निकालने के लिए, तो 2 की पावर 15 हो जाएगा। अब 2 की पावर 15 का मतलब हुआ 2 की पावर 10 होता है 1024, और 2 की पावर 5 होता है, इसकी इंटू करनी पड़ेगी, अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब इसकी इंटू करें तो 8402 1273। आठवां सेट जब भेजा गया होगा, केवल आठवां, तो उसको भेजने में इतना खर्चा आया होगा 32,768। 43690, 43690 का मतलब 43,000, और यहाँ है 32। क्या मतलब इस बात का? ए 4 की पावर 8 - 1, ये आता हमारा 65536, और -1 कर रहे थे 655, इससे कट भी गया था, कितना आया था? ठीक से बोल दो। अब 4 की इंटू करें या फिर कॉस्ट निकालें अगर, तो हाफ से इंटू करनी पड़ेगी 4 इंटू इसमें। अब करें तो हाँ 6 ही आएगा। तो तुम ये देख लो कि ना इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जब क्वेश्चन में बोला गया कि आठवां सेट भेजा गया, तब बताओ कितना खर्चा आया होगा सारी चिट्ठियों पर। तो आठवें सेट का मतलब है, इसे पता है क्या बोलना चाहिए था? इसे क्वेश्चन में बोलना चाहिए था, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर्स वर मेल्ड। 8 सेट ऑफ लेटर्स बोलना चाहिए था, बजाय व्हेन 8 सेट बोल रहा है वो। क्योंकि जब भी हम सम निकालते हैं, सम हम कभी नहीं बोलते फाइंड द सम व्हेन फिफ्थ अमाउंट इज इतना, यानी फिफ्थ टर्म इज इतना, या फाइंड द सम अप टू फिफ्थ टर्म, ऐसे बोला हो। सम के लिए कभी भी टीएच का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसने किया है क्योंकि शायद क्वेश्चन की डिमांड थी ऐसी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इसीलिए इस क्वेश्चन में समस्या है ये वाली। ध्यान रखना इस बात का कि इस क्वेश्चन में अगर वो अमाउंट ऑन द 8th पोस्टेज पूछ रहा है, तो यानी वो पहले वाला प्लस दूसरे वाला प्लस तीसरे वाला पूछ रहा है। और क्योंकि मैंने चिट्ठी लिखनी शुरू करी है और मैंने 4 को भेजी है और उन 4 को बोला है कि आगे भेजो, इसीलिए मैंने 4 से ही शुरू करी थी टर्म, बजाय 1 के। अरे कोई भी बोला हो, लेकिन 4 से ही शुरू करना है तुम्हें, और 8वीं टर्म नहीं निकालनी। ध्यान रखना इस बात को। अब इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है, तो आपके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में एपी बनती थी कि जीपी? एपी। कंपाउंड इंटरेस्ट वालों में जीपी बनती है। तो एक आइडिया मिल गया हमको कि क्वेश्चन एपी का हो सकता है ये। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर क्या है? कितने रुपए जमा करे उसने? 10,000 रुपए जमा करे, और फिर 5% का रेट है, और कितने सालों बाद? 15th ईयर, यानी 15 सालों में। वो पूछ रहा है कितने हो जाएंगे पैसे, वो दोनों चीजें पूछी हैं। तो पहले तो 15 साल वाला केस है ना। तो अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल होता है ना, वो पैसे जमा करते हैं, कितना है वो, और रेट हो गया हमारा। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर हम पहले 1 साल के बाद वाला केस देखें, 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया होगा? कितना हो गया होगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से? P इंटू आर इंटू टी, यानी 10,000 इंटू 5 इंटू 1/100, यानी कि 500 रुपए मिले होंगे उसे 1 साल के, और ये 500 रुपए जुड़ गए होंगे जाके प्रिंसिपल में। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं जुड़ते क्या? हाँ, दोबारा 10,000 पे ही मिलेगा, लेकिन कुछ छूट रहा है क्वेश्चन में। एक बार फिर से पढ़वा रहे जी। तुम चारों पे एक किताब है क्या पीछे? है भी सिंपल इंटरेस्ट। 10,000 रुपए जमा किए हैं, तो 10,000 के हिसाब से तो वो हर साल उसके 10,000 पे मिलेगा इंटरेस्ट। तो ठीक है, लो अमाउंट, या अमाउंट छोड़ो, एपी क्या बनी होगी? सबसे पहली टर्म थी हमारी, अगली क्या बनी होगी? 5 से जुड़ी होंगी ना,
हम ये कह सकते हैं कि उसको इंटरेस्ट हर साल के बाद 500 मिलेगा, लेकिन उसका अमाउंट तो बढ़ता जा रहा होगा ना भाई। अमाउंट हर साल मिलेगा तो 10,000 पे ही इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा तो हर साल 10,000 पे ही, लेकिन हर बार 500 रुपए जुड़ते रहेंगे एक साल बाद। तो पहले साल के बाद मतलब जमा किए तो इतने होंगे, एक साल के बाद इतने हो गए पैसे वो, और एक और साल बाद ऐसे करके हो गए होंगे। और कितने साल किए उसने? 15 साल के लिए। अब आप इसका सम निकाल सकते हो। नहीं, क्या पूछा? 15वें साल में पूछा है या 15 साल तक? फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड। तो आपको नहीं लगता सम पूछा हुआ है? देखो सोच के देखो, सम पूछा है या 15वीं टर्म पूछी है? सम पूछा है या 15वीं टर्म पूछी है? निकालो सम, फिर निकालो सम निकालो। और किसी को डाउट है तो बोल दो, अगर कोई 15वीं टर्म को अलग कौन कौन से है? 15वीं टर्म वाला दो तीन बच्चे, ये तीन कह रहे हैं कि 15वीं टर्म पूछी है। निकालो, चल जाएगा, बताओ। मैं क्या जवाब दू तुम्हें? करो अपने आप, करो जल्दी से, बाद में खेल लिया इससे, जल्दी कर ले। वृंदावन की है तो कुछ खास बात है क्या इसमें? 78,000, 17,000। चेक कर लिया आंसर है? आपने पहले देख लिया आंसर? 17,000। पढ़ लो, जो जो बच्चे सम कह रहे थे एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन, देख लो। ये जो पैसे जमा करने वाले क्वेश्चन है ना, चिट्ठी लिखने वाले जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन खास तौर पे, इनमें ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि एपी बन रही है कि जीपी बन रही है, या सम पूछा है कि अनेक टर्म पूछी है। तो मैंने पहले तो पहले ही बोला था ना तुमसे, जब भी वो सम का जिक्र करता है तो टीएच नहीं आना चाहिए। सिंस ही डिपॉजिट का मतलब है कि जब से उसने जमा किए तब से। 15th ईयर में कितने होंगे, 15 ईयर तक कितने होंगे, दोनों बातें अलग अलग हैं। नहीं, हर साल तो केवल इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। 15वें साल में अगर सारा अमाउंट जोड़ा जाएगा तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली प्लस ये वाली सब जुड़ेंगी ना। हर साल तो इंटरेस्ट ऐड अप हो रहा है केवल, यानी कि हमसे 15वीं टर्म पूछी है। कितना आया मधुर? 17,000। सिंपल इंटरेस्ट में देख लो तुम जरा, बचाओ कितने? 15 साल में 10,000 के उसके 17,000 होंगे। वो जरूरी नहीं है ना कंपाउंड में फिर रेट मिल जाए वाला, ठीक है? इस तरीके से 20 भी निकल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो। उसने कहा कि जब उसने पैसे जमा किए उसके बाद 15वें साल में उसे कितने पैसे हुए होंगे। अगर वो बोलते कि 15, जब उसने पैसे जमा किए, बताओ 15वें साल तक कितने पैसे हो गए होंगे। 15वें साल तक और 15वें साल में, दोनों बातों में अंतर है। 15वें साल तक, 15वें साल तक बोला जाता ना अगर, तो यानी वो सारा सम चाह रहा था। अब 15वें साल में पूछ रहा है, यानी केवल वो टर्म चाह रहा है। ओके, आफ्टर 20 ईयर का मतलब क्या हो गया? पर 21वीं टर्म पूछ रहा है, मतलब एट द एंड वाला क्वेश्चन हो गया ना। जैसे पहले बैक्टीरिया वाला भी किया था हमने, 15वें में पूछेगा यानी 15वीं टर्म। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे खत्म फॉर्मूला में से एक हुआ करता था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है जी। अब कितने बचे? और 31 कौन सा है? नहीं, पहले प्रियंका पढ़ेगी ना, तेरी वाली गलती कर रही थी अभी दिव्यांशु, वही क्वेश्चन बोल रही थी, हमने कर लिया अभी। इसमें कुछ अलग अलग शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं क्वेश्चन में। एक मैन्युफैक्चरर दावा करता है कि जो मशीन उसको 15,625 की अब पड़ रही है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट यानी कम हो जाती है। रेकॉन्स यानी वो दावा टाइप का करता है, कुछ स्टेटमेंट देता है कि जो 15,625 है ना, किसी मशीन की कीमत अब हर साल कितनी कम हो जाती है? 20% कम हो जाती है हर साल। यानी मान लो अभी 100 रुपए है कोई कीमत किसी चीज की, अगले साल 20% कम हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी? 80 रुपए रह जाएगी ना उसकी कीमत। फिर अगले साल 20% कम होगी तो 80। यही तो बता रहा हूं भाई, यही तो बता रहा हूं। आपने एक बार तो 100 का निकाला तो वो 80 रुपए आया, लेकिन जब फिर 20% कम होगी तो 100 का मत निकाल लो ना, अब कीमत 80 है तो 64 रुपए रह जाएगी। भाई 20% अब 80 का कम करना है ना, 100 का थोड़ी करना है हर बार। जो अभी कीमत है मशीन की उसकी 20% कम होगी ना, एक साल के बाद कीमत 80 रुपए रह जाएगी। अब 80 रुपए कीमत है मशीन की, अब फिर 20% कम होगी तो फिर
₹20 कम करोगे क्या? अब 80 का 20% कम करेंगे ना। ओके, तो ऐसे करते करते वो बता रहा है, बताओ मशीन की कीमत 5 साल बाद कितनी होगी। तो अभी बताओ अभी कितनी है। फर्स्ट ईयर में लिख लेते हैं 15,625 है उसकी कीमत। सेकेंड ईयर में आप मुझे एक चीज बताओ, हम 20% कम कर लें इसकी कीमत, या कह लें कि 80% रह जाएगी। मैं कह रहा हूं कि जैसे 100 रुपए थे, 100 रुपए के 20% कम करते, तो पहले हम 100 का 20% ढूंढते जो कि आता 20, फिर 100 में से 20 को कम करते 80 आता ना। अगर हम ऐसे निकालना हो, हमें कभी भी डिस्काउंट देना हो किसी को, हमें डिस्काउंट देना हो किसी को, तो दो तरीके से डिस्काउंट दे सकते हैं। पहले मान लो कोई, जैसे मान लो कोई किताब है तुम्हारी, कोई किताब तुम्हारी 625 रुपए की है और तुमसे कहा गया है कि 25% डिस्काउंट मिलेगा। दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये कि पहले तुम 25% ऑफ 625 ढूंढ लो कितना है। मान लो 100 रुपए आ गया, मान लो 100 रुपए, फिर 625 में माइनस करोगे, इतने की किताब मिल जाएगी हमको। वो हमने डिस्काउंट ढूंढ लिया ना, कितना आया, 100 रुपए डिस्काउंट आया और फिर से माइनस कर दिया हमने, इतने की बड़ी किताब। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका और होता है कि जब हमें पता है कि हमें 25% डिस्काउंट देना है, वो हम डिस्काउंट ढूंढ के फिर इसमें से माइनस करेंगे, या फिर हम एक काम कर लें, हम डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर लें, सीधे हम उस वैल्यू का 75% निकाल लें, तो हमें बाद में माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया ना पहले ही 100 में से। तो दो तरीके से वैल्यू ढूंढ सकते हैं, एक या तो प्राइस को माइनस करो, एक या तो डिस्काउंट को माइनस करो। डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। ऐसे हमारे क्वेश्चन में 15,625 है। अब उसने कहा कि 20% हर साल कम हो जाती है। अब याद उसको 20% निकाल लूं पहले, फिर 20% की वैल्यू आएगी, उसे माइनस करूं, वो लिखूं यहां पर, एक तरीका। और या फिर सीधे ये बोल दूं कितनी रह गई होगी कीमत इसकी अब, ऑफ ये, बोलिए सही बात है। कितना आ रहा है ये आएगा यहां से 4/5। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ईयर में फिर जो ये वैल्यू है इसकी फिर से कितनी बची होगी, 80% ऑफ क्या, ये फिर 4/5 आ गया होगा। ठीक है, तो पहली टर्म बनी हमारी 15,625, मल्टीप्लाई मत कर, रुक जा, ये पता लगाना आसान होगा ना जीपीए एपी क्या है अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो। पहली टर्म ये थी, दूसरी में 4/5 आया, तीसरी में 4/5 का स्क्वायर आ गया। तो हमें चल रहा है पता है, ये अपॉन ये कितना आएगा 4/5, ये अपॉन ये कितना आएगा 4/5। तो ये जीपी है एक, और जीपी की फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही। अब आप अपने आप अंदाजा लगाओ क्या पूछा है उसने, एट द एंड बोला ना उसने। अब आप मुझे सोच के बताओ, ये पहले साल में या एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ये वाली वैल्यू, पहले साल में है ना, एट द एंड तो ये वाली है ना। इसे और क्या बोल सकते हैं हम, तो लिखा ही है स्टार्ट, तो सेकंड तो लिखा ही है यहाँ पर, इसे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो बोल सकते हैं। जिसको सेकंड ईयर बोला है, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में इतनी होगी वैल्यू, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बोल सकते हैं ना इसे। हमसे क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ, यानी छठी टर्म पूछी, छठी। तो यहां पर अगर मैं A6 ढूंढने को कहूं तुम्हें, तो AR⁵ आना चाहिए। ए यानी ये 15,625, आर है 4/5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 कितना होता है, 25 इंटू 25, 625, 3125। उस 3125 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट रहा है, 5 की पावर 5 करोगे तो 3125। उस 3125 को 5 बार काटना भी आ रहा है, यानी 5 आ रहा है यहाँ पर। और 4 की पावर 5 आएगा 1024। 1024 की इंटू जब करेंगे हम किससे, 5 से, 5120 बोला जा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने फर्स्ट टर्म किसको लिया है और जो सीक्वेंस बन रहा है हमारा वो किसके हिसाब से है। इस वाली वैल्यू को फर्स्ट टर्म बोल तो दिया, लेकिन ये समझ लो कि पूछा क्या है, जो पूछा है उसके हिसाब से ये पहली टर्म है भी या नहीं। तो हमने वही देख लिया, फर्स्ट टर्म लिखा हमने इसको, शुरुआत में ये है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद जो वैल्यू है वो ये है जिसको हमने सेकंड टर्म बोली है।
फर्स्ट ईयर के एंड वाले को सेकंड टर्म बोल रहे हैं, तो 5 ईयर के एंड वाले को थर्ड टर्म बोलना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये सीक्वेंस, ये तरीका बनाना तुम्हें आना चाहिए। ओके, यानी कि जिस मशीन की कीमत अभी इतनी है, 5 साल के बाद इतनी रह जाएगी केवल, अगर हर साल उसकी कीमत 20% कम होती रहती है तो। ओके, बस एक क्वेश्चन रह गया हमारा ना, करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन वो मजदूरों वाला है, अब नहीं हो पाएगा यार। अब है फ्राइडे, आज क्या है, अब तो मंडे को होगी क्लास। तुम्हारी छुट्टी कहाँ है कल? कहाँ पे, स्कूल की? पता नहीं, स्कूल की थोड़ी है, यहाँ की छुट्टी है कल। हाँ हाँ, फिजिक्स की छुट्टी है कल, मैथ की भी छुट्टी है, 12th वालों की। दोस्त की शादी है एक, वहां जाना है हमें। ठीक है भाई, तो बंद करें क्लास? सब लोग सुनो, सब लोग ओए सुनो, सब लोग प्रैक्टिस करके आएंगे अगली क्लास में। मैं हर किसी को मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए पहले। हाँ, मिसलेनियस का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बंद कर दूं क्लास?